इवनिंग फ्रेंड्स। आज सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या सीखने वाले हैं, क्या है, क्या होने वाला है। ये पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस फाइनेंस अब फाइनेंस क्या है, एक अपन बेसिक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं ताकि तुमको पता चल जाए कि फाइनेंस क्या होता है। एक अपन एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आज तुम्हारा बर्थडे है, बर्थडे है और तुमको बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे पार्टी देने किसकी ज़रूरत रहेगी? मनी की। ठीक है, आज अगर आपको मनी की ज़रूरत है तो आप किस किस वे में जॉब कर रहे हो, तो आप जो कमा रहे हो वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक मैं अपना खुद का फंड यूज़ कर सकता हूँ। मतलब जैसे आज मैं यहाँ पे मैं एडेप्टिव यहाँ पे मेरी सैलरी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे फ्लो एंड सो आज मैं सैलरी मिलती है। ठीक है, अब वो सैलरी को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। मतलब वो मैंने खुद ने कमाया है, मैंने खुद ने कमाया हुआ है और मैं खुद उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। खुद उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो उसका मतलब क्या हो गया, मेरा पैसा ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो एक क्या होता है कि ओन से। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, मैं किसी से बोरो कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, किसी से बोरो कर सकता हूँ। अब मैं बोरो किस किस से कर सकता हूँ, अब मैं बोरो दो जन है, आइदर मेरे जो रिलेटेड पार्टीज है, रिलेटेड पार्टी से मतलब क्या हो गया, मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स से ले सकता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड से ले सकता हूँ, इनसे मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक मेरा एक सोर्स हो गया है। सेकेंड सोर्स क्या सोर्स है पता है, तुम लोग ऐड देखते हो आजकल मुथूट फाइनेंस लोन की कि अपना गोल्ड रखिए और आपको लोन मिल जाएगा 1% इंटरेस्ट रेट पे पर मंथ के हिसाब से। तो ये क्या हो गया, मेरे ये अनरिलेटेड पार्टी है जिनके पास से मैं कौन सा लोन ले रहा हूँ, सिक्योर्ड लोन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं, सिक्योर्ड लोन। क्योंकि मैं जो जो वर्ड बोलने वाला हूँ, याद रखना पूरे एसपी में मैंने आज से लेके अब तक मैं जितने भी वर्डिंग्स यूज करूंगा, याद रखना एसपी में किधर ना किधर उसका लिंक बैठा हुआ है। अब सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है ये भी तुम समझ लो। याद रखना जब मैं सिक्योर्ड लोन की बात करता हूँ, ये तुम्हें किस में आएगा मैं बता देता हूँ, डिवेंचर्स के चैप्टर में आने वाला है। सिक्योर्ड वर्ड आएगा तब याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सिक्योर्ड क्या हो जाता है ना, याद रखना अगर मैंने कुछ लोन लिया हुआ है, अगर मैंने कुछ और मैंने गिरवी रखे हुए हैं, एसेट्स मैंने क्या किए हुए हैं, गिरवी रखे हुए हैं। तो इन केस अगर मैं वो लोन रीपे नहीं कर पाता हूँ, इन केस अगर मैं वो लोन रीपे नहीं कर पाता हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो एसेट जो था ना, जो मैंने उनके पास गिरवी रखा था, उसको टेक ओवर कर लेंगे, उसको बेच देंगे और अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, सिक्योर्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपीज़ का गोल्ड है। कितने का गोल्ड है, 100 रुपीज़ का मेरे पास गोल्ड है। ठीक है, मैं मुथूट फाइनेंस के पास गया, 100 रुपीज़ का गोल्ड लोन लेके मैं गया, 100 रुपीज़ का गोल्ड लेके गया, मैंने बोला मेरे को लोन चाहिए। तो याद रखना 100 रुपीज़ का आपको कभी लोन नहीं देंगे, वो आपको क्या 100 रुपीज़ का कभी नहीं देंगे। मान लो उन लोग ने मेरे को कितना दिया, 90 रुपीज़ दिया। कितना दिया, 90 रुपीज़ मेरे को एज ए लोन दिया। ठीक है, 100 रुपीज़ का गोल्ड मैंने क्या किया है, गिरवी रखा हुआ है, उसके सामने उन्होंने मेरे को कितने का लोन दिया हुआ है, 90 रुपीज़ का। अगर मान लो ये 90 रुपीज़ में रीपे नहीं करता हूँ उनको, मैं क्या नहीं करता हूँ, अगर मैं उनको रीपे नहीं करता हूँ तो क्या करेंगे, ये जो गोल्ड है ना, गोल्ड को सेल करेंगे और ये उनका जो रिकवर है ना, वो रिकवर अमाउंट उन लोग ले लेंगे। क्या करेंगे, वो क्या करते हैं कि ये अमाउंट को रिकवर कर लेंगे। और अगर मान लो कि कुछ एडिशनल रिकवर हुआ है, जैसे मान लो कि मैंने इंटरेस्ट तो उनको दे दिया था, 90 रुपीज़ पे जो इंटरेस्ट बनता था वो तो मैं उनको रेगुलरली पे कर रहा था, या फिर मैंने मान लो डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट करने के बाद मान लो कि अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग बनता है 95। कितना बनता है मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग, 95। उन लोगों ने 100 के सामने रिकवर किया मान लो 98। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, उन लोगों ने रिकवर कितना किया, 98। तो ये जो 3 रुपीज़ एडिशनल है ना, ये मेरे को रिपे कर देगी। आपको ये चीज़, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में समझ सिक्योर्ड आपको समझा। सिक्योर्ड मतलब क्या हो गया कि अगर जिसने लोन लिया हुआ है, अगर जिसने लोन लिया हुआ है, अगर वो डिफॉल्ट करता है, अगर वो डिफॉल्ट करता है, तो उन्होंने जो एसेट गिरवी रखे हुए, उन्होंने जो एसेट गिरवी रखे हुए वो बेच के वो अपना पैसा रिकवर कर ले। ठीक है, तो आपको ये समझ गया, अगर आपका बर्थडे पार्टी है तो आपको किसकी जरूरत है, पैसे की। तो पैसे कितने वे में हो सकते हैं, 2 वे में हो सकते हैं। 2 वे मतलब कौन सा, एक ओन्ड मतलब जो मेरा खुद का पैसा है वो, और दूसरा क्या है, बोरोड। बराबर है,
तो मनी आ जाएगा। मनी अगर मान लो कि आपके पास, मान लो कि आपने यहां से रेस किया या फिर यहां से रेस किया, तो रेस करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। रेस करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। रेस करने के बाद उसको आप यूटिलाइज कैसे करोगे वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मान लो कि आपको बर्थडे पार्टी देनी है, और बर्थडे पार्टी में तो क्या आप सिर्फ एक ही चीज पे खर्चा कर दो क्योंकि भाई नहीं सिर्फ मेरे को फूड पे ही खर्चा करना है? नहीं ना। अगर आपको बर्थडे पार्टी देनी है तो हो सकता है उसमें बहुत सारे, जैसे मान लो कि आपने एक आपके घर में ही पार्टी रखी है, आपने आपके घर में ही पार्टी रखी है, तो आप स्नैक्स के साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी तो रखोगे, आपको केक भी तो मंगाना पड़ेगा, आपको आपके घर के डेकोरेशन के लिए भी तो खर्चा करना पड़ेगा ना। तो सिर्फ फाइनेंस रेस करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपने आपके बर्थडे के लिए आपको पैसे चाहिए थे, आपने आपके बर्थडे के लिए पैसे तो कलेक्ट कर लिए, पर कलेक्ट करने के बाद उसको खर्चा किस वे में करना है और किस हद तक कहां कहां पे उसको यूटिलाइज करना है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर मान लो कि आपने, आपके पास जो फंड्स आया था पूरा का पूरा आपने डेकोरेशन में ही उड़ा दिया पैसा, पूरा का पूरा पैसा आपने डेकोरेशन में ही उड़ा दिया, तो क्या होगा? स्नैक्स के लिए पैसा कौन आए, कहां से आएगा? फिर केक के लिए पैसा कहां से आएगा? मान लो कि जितना भी पैसा आया था आपने पूरा का पूरा केक का ही ऑर्डर दे दिया, डेकोरेशन कौन करेगा? स्नैक्स का खर्चा किधर से आएगा फिर? तो ये चीज समझा कि फाइनेंस में इंपॉर्टेंट क्या है? फाइनेंस में इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, एक पैसा रेस करना, और पैसा रेस करने के बाद वो पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा आपको ये चीज बराबर से? तो याद रखना आपके कॉर्पोरेट फाइनेंस में दो चीजें हैं, टू पिलर्स है। क्या है? टू पिलर्स है। एक अरेंजमेंट, पैसे को कैसे अरेंज करना है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अरेंज हो जाता है, अगर अरेंज हो गया पैसा, तो उसके बाद वो पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है? यूटिलाइज कैसे करना है? प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना। अगर मान लो आपने प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। याद है जब फर्स्ट आपका लेक्चर लिया था इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने क्लियर कट बताया था, अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लोन लिया हुआ है, अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लोन लिया हुआ है और अगर आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, तो याद रखना आपने गलत डिसीजन लिया है। या फिर आप लॉन्ग टर्म लोन लेके आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी गलत डिसीजन है। ये हमेशा याद रखना, जब आप लोन लेते हो तो लोन का पर्पस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और वो पर्पस के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। शॉर्ट के लिए लॉन्ग लिया, लॉन्ग के लिए या फिर शॉर्ट लोन लिया, तो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको समझा फाइनेंस का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इट। और यही चीज अपन अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस में पढ़ेंगे। याद रखना अभी इसमें क्या सिर्फ ऐड अप हो गया? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी से रिलेटेड हो गया ये चीज। ये चीज किससे रिलेटेड हो गया? कंपनी से रिलेटेड हो गया। फाइनेंस टर्म आपको समझ गया। अब ये फाइनेंस टर्म में कहां पे लेके जाऊंगा? मैं कॉर्पोरेट में लेके चला जाऊंगा। तो ये अभी क्या हो गया? कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया। तो क्या है ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में अपन क्या सीखेंगे? जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड, वो अपन पढ़ने वाले हैं। ये चीज आपको बराबर समझ गया कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब? ठीक है, अभी अपन देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस के आपके जो चैप्टर्स है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पहला क्या है? व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड स्टेट्स द टू डिसीजंस व्हिच आर बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंस का तो आपको मतलब पता ही है। अब मैं उसमें एक टर्म और ऐड कर रहा हूं, कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसको अभी अपन डिफाइन कर देंगे। टू डिसीजन तो मैंने बता दिया। टू डिसीजन क्या था? याद है? एक अरेंजमेंट मैंने बोला था, अरेंजमेंट के साथ साथ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अभी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, उसको मैं डिफाइन कर दूंगा यहां पे आपको। ये चीज समझ गया आपको? सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट कवर्ड बाय द कॉर्पोरेट फाइनेंस? व्हाट डिसीजन डज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कॉर्पोरेशन हैज टू डील विद? अब याद रखना मेरे कॉर्पोरेट फाइनेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है। एस्पेक्ट के बाद जो फाइनेंस मैनेजर रहता है वो कैसे उसके साथ डील करता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस ये भी बताया जाएगा आगे। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स एन एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक बिफोर स्टार्टिंग एन बिजनेस? मतलब अगर मान लो कि मेरे को कोई बिजनेस चालू करना है, मान लो ये जो एडेप्टिव लर्निंग हम लोग को पहले जब स्टार्ट करना था, तो स्टार्ट करने के टाइम पे हमने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए हुए हैं या फिर ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हम लोग को कंप्लीट करने पहले, तब जाके आज हम लोग तुम लोग को एक लेक्चर्स डिलीवर कर पा रहे हैं ना। कि हम लोग ने नहीं भाई मैं कल रात को सोया, रात को मैंने सोचा अरे नहीं कल से मैं लेक्चर डिलीवर करना चालू कर दूंगा, मैं आया मैंने लेक्चर डिलीवर करना चालू किया, वैसा नहीं होता है। हम लोग ने स्टेप वाइज एक प्लान हुआ, प्लान एक पेपर पे गया, फिर उसको एग्जीक्यूशन लेवल पे लेके आया, उसके बाद हमारे लेक्चर डिलीवर कर पा रहे हैं।
वरना हम लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाते थे। ये चीज आपको समझा। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, और फिक्स्ड कैपिटल के साथ साथ में वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। याद रखना, एक रहता है फिक्स्ड कैपिटल, एक रहता है वर्किंग कैपिटल। में फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स क्या क्या है, क्या इफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन कैसे करते हैं, ये सब चीजें उसमें अपन बताएंगे। और फिर जो लास्ट में आता है वो क्या है, डिफाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट, ये भी अपन डिफाइन करें, ठीक है। तो अपन ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको पता चल गया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब तो आपको पता है, अरेंजमेंट, यूटिलाइजेशन। क्या है, अरेंजमेंट एंड यूटिलाइजेशन। अरेंज कर लिया तो उसके बाद उसको यूटिलाइज मैं कैसे करूंगा, ये दोनों हैंड इन हैंड जाएगा। याद रखना, ये दोनों चीजें वो हमेशा हैंड इन हैंड जाएगा। याद रखना, पैसा रेस करना ही बड़ी बात नहीं है, पैसा मिलने के बाद आप वो पैसे को कैसे मैनेज करते हो वो भी बहुत बड़ी बात है। समझे आप ये चीज, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, ये फाइनेंस का एक पार्ट है। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, ये फाइनेंस का एक पार्ट है जो किससे डील करता है, रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस। रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस। रेजिंग मैंने आपको बताया था, याद है मैंने आपको क्या बताया था, रेजिंग मैंने बोला था ना, एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस। रेज करोगे मतलब आप फंड्स को अरेंज कर रहे हो, और यूज मतलब यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो। तो समझा ये चीज आपको बराबर से, ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग हो गया है। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग पता दे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं, जैसे जैसे अपन चैप्टर्स में आगे आपको पता चलती जाएगी। तो आज ऑन एन ब्रॉड केस में अगर मैं बताने जाऊं तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या हो गया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस प्राइमरी डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय, कुछ भी नहीं है, वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, सबका मतलब एक ही है। फाइनेंस का मतलब क्या है भाई, आपने अरेंज कैसे किया है, कहां से किया है, किस वे में किया है, और अरेंज करने के बाद आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। याद रखना, कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमेशा याद रखना क्या करना पड़ा है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में अपन को दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। एक, अरेंज कैसे हुआ, एक फंड्स अरेंज कैसे हुआ है और कहां से करना और किस वे में करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार फंड्स अरेंज हो जाए उसके बाद उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये दो चीज पे ये खड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो दो पार्ट है, इसमें जो मैंने बताया ना, देयर आर टू डिसीजंस, स्टेट द टू डिसीजंस विच आर बेसिस फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस। टू डिसीजंस क्या है, एक है फाइनेंसिंग डिसीजंस और सेकंड इन्वेस्ट। फाइनेंसिंग डिसीजंस को अगर आपको वापस से अगर प्योर वे में समझना है तो इसका एक ही मतलब है कि मैं अरेंज कैसे कर रहा हूं, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको समझना है तो मैं उसको यूटिलाइज, ठीक है। इट डिफाइंस कैपिटल स्ट्रक्चर। ओन्ड कैपिटल रेज करना है, ओन्ड कैपिटल, ओन्ड खुद का, ओन्ड मतलब मेरे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो भी स्पेसिफाइड पीरियड है उसके बाद मेरे को वो ये पैसा उनको वापस से करना ही पड़ेगा। तुम्हें याद है मैंने एक फर्स्ट जब मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था, ओन कैपिटल में अपना शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, इक्विटी शेयर्स आते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस को अपन सेकेंड वर्ड देते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अगर गलती से तुम्हें याद रहेगा फर्स्ट चैप्टर जाके वापस से मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लेना, वहां पे मैंने बताया था प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब मैं अपने ही खुद के जो कमाए हुए पैसे को वापस से यूटिलाइज कर रहा हूं बिजनेस में, मैं अपने ही कमाए हुए पैसे को वापस से यूटिलाइज कर रहा हूं बिजनेस में। इट इज नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। मतलब मैंने 100 रुपए बिजनेस में डाला था, 120 रुपए मैंने कमाया, तो जो 20 रुपए का जो प्रॉफिट बच रहा था वो मैंने विड्रॉ नहीं किया, ये मैंने 20 रुपए का प्रॉफिट क्या किया, वापस से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया। मैंने क्या किया, वापस से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया। तो ये 20 रुपीज का जो प्रॉफिट था मैंने क्या किया, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मैंने वो प्रॉफिट को वापस से प्लग बैक किया मेरे बिजनेस में। ये चीज समझा आपको, ठीक है। डिसीजंस रिलेटिंग टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जैसे सोर्सेज की स्पेलिंग रॉन्ग है, फाइनेंस की भी स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस याद रखना, डिसीजन रिलेटिंग टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अभी मेरे सोर्स कौन कौन से सोर्स थे, याद है ना सोर्स, ये देखो नीचे मैंने लिख के रखा है, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे सोर्स कौन कौन से बन सकते हैं ये मेरे को बता रहा है,
ठीक है। ऑप्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, ये वही चीज है। ऑप्शन मतलब मैं मेरा खुद का कैपिटल यूटिलाइज करूं, या फिर मैं ऐसे कैपिटलाइज यूज करूं जिसको मैं ओन कैपिटल बोल सकूं, या फिर मैं ऐसे कैपिटल यूज करूं जिसको मैं ओड बोल सकता हूं। मतलब मेरे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद में मेरे को क्या है, उसको रिटर्न बैक करना है। क्या करना है? रिटर्न बैक करना है, ठीक है, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। याद है जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था वहां पे क्लियर कट बोला था, अगर मेरा ओन्ड कैपिटल है, ओन्ड मतलब मेरा खुद का कैपिटल है, तो मैं उनको किस किस वे में दे सकता हूँ, याद रखना, उनको मैं बोनस शेयर्स दे सकता हूँ। उनको मैं क्या दे सकता हूँ? बोनस शेयर्स दे सकता हूँ, डिविडेंड दे सकता हूँ, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के वे में मैं उनको रिवॉर्ड दे सकता हूँ। पर याद रखना जो बोरोड कैपिटल रहते हैं, जो बोरोड कैपिटल रहते हैं, उनको मैं रिवॉर्ड के बदले में क्या देता हूँ? सिर्फ इंटरेस्ट। रिवॉर्ड्स किस वे में देता हूँ? इंटरेस्ट के वे में देता हूँ, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कंपनी के बुरे वक्त हो कि अच्छा वक्त हो, इनको इनके पैसे से मतलब है। पर जो ओन्ड कैपिटल वाले रहते हैं ना, कंपनी चाहे अच्छी कर रही हो कि कंपनी चाहे बुरी कर रही हो, ये हमेशा कंपनी के साथ रहता है। इसके लिए इनके पास जो रिवॉर्ड्स की जो कैटेगरीज है वो बढ़ जाती है। जैसे मैंने उनको डिविडेंड दे दिया, जैसे मैंने उनको बोनस शेयर दे दिया, या फिर उनको कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब 10 रुपए की शेयर की वैल्यू 100 रुपया हो गई, तो कैपिटल एप्रिशिएट हो गया ना आपका। 10 रुपए के डिविडेंड पे मैंने 2 रुपए का उनको डिविडेंड दिया, एक शेयर के सामने एक शेयर मैंने उनको फ्री में दिया। तो ये 3-4 वे से उनको क्या मिल सकता है? रिवॉर्ड्स मिल सकता है। पर जो बोरोड कैपिटल वाले बंदे लोग रहते हैं, बोरोड कैपिटल, उनको मैं सिर्फ रिवॉर्ड्स किस वे में देता हूँ? सिर्फ इंटरेस्ट। सिर्फ मैं क्या देता हूँ? इंटरेस्ट। क्योंकि अगर कंपनी पे कुछ भी तकलीफ आई, अगर कंपनी पे कुछ भी पहले तकलीफ आई, तो सबसे पहले लाइन में पैसा मांगने के लिए इन लोग ही खड़े रहते हैं। बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर वाले ना सबसे लास्ट में खड़े रहेंगे। अगर कुछ बचा तो वो पैसा लेंगे, अगर कुछ पैसा बचा तो वो लेंगे, वरना वो भी नहीं लेते। ठीक है, आपको ये चीज समझा? फाइनेंसिंग डिसीजन समझा? मतलब क्या हो गया, मैं कैपिटल कैसे रेस करूंगा, मैं कैपिटल कैसे रेस करूंगा। तो जो कैपिटल जो मैं रेस करूंगा, उसका जो सोर्स है वो ओन्ड कैपिटल में रहेगा कि ओड कैपिटल में रहेगा। ओन्ड मतलब मेरा खुद का, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स है? इक्विटी शेयर्स हो गया है, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स हो गए, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और जब मैं बोरोड कैपिटल की बात करता हूँ, तो बोरोड कैपिटल में क्या क्या आ जाते हैं? शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी। ये चीज आपको समझा बराबर से? ठीक है। अब क्या हुआ, ये पांचों जितने भी मेरे पास सोर्सेस थे, वो सबसे मैंने पैसा तो कलेक्ट कर लिया, वो सबसे मैंने क्या किया? पैसा तो कलेक्ट कर लिया। अब मेरे को पैसे को क्या करना है? वो मेरे को पैसे को यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटिलाइज, याद है मैंने एग्जांपल दिया था, तुमने पैसा तो रेस कर दिया, पर पूरा का पूरा पैसा तुमने केक पे ही स्पेंड कर दिया। तो भाई डेकोरेशन कैसे होगा? डेकोरेशन कैसे होगा? जो नाश्ता मंगाना है, वो नाश्ते का पैसा और किधर से लाओगे? या फिर तुमने पूरा का पूरा नाश्ते पे ही वेस्ट कर दिया, तो बाकी के लिए जो खर्चा है उसके लिए पैसा किधर से आओगे? इसके लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किससे रिलेटेड है? कैपिटल बजटिंग। मतलब मैं पहले बजट बना देता हूँ। जैसे मान लो कि तुमको 100,000 रुपये मिला था, ठीक है, घर से तुम लोग को सिर्फ, मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 1,000 रुपये था, तुमको पार्टी करना, तो 1,000 रुपये को अब तुम कहाँ कहाँ पे किस किस वे में खर्चा करोगे, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। केक 300 रुपये का, डेकोरेशन के लिए 200 रुपया, बचा आपको 500 रुपया, 500 रुपये में आपको नाश्ता लाना है। तो आप ये अभी डिसाइड कर सकते हो कि मान लो जो डेकोरेशन 200 रुपये का था, क्या उसको मैं 150 रुपये में कर सकता हूँ? क्या उसको मैं 150 रुपये में कर सकता हूँ? क्या ये क्वेश्चन है। पॉसिबिलिटीज है, हो भी सकती है, और पॉसिबिलिटीज नहीं भी हो सकती है। पर जब मैं पॉसिबिलिटीज की बात करता हूं, तो मैं क्या बजट बना रहा हूं मेरा, कि भाई मेरे को डेकोरेशन पे 150 रुपए ही खर्चा करना है, मेरे को केक के ऊपर 350 रुपए ही खर्चा करना है, और मेरे को नाश्ते के ऊपर 500 रुपए खर्चा करना है। मैं 500 से ज्यादा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो कैपिटल है वो 1,000 रुपए का ही है। जो कैपिटल है वो 1,000 रुपए का ही है। हो सकता है कि मेरा 1,000 के अंदर काम हो, मतलब मेरे जो डिसीजन लिए थे वो काफी अच्छे थे, और अगर मान लो 1,000 से बाहर चला गया, मतलब मैंने जो डिसीजंस लिए थे वो गलत थे। अब से समझे, अगर मैं 350 का बजट बनाता हूं, और 300 रुपए में वो काम कर लेता हूं, तो भाई मैंने जो डिसीजंस लिया था और मैंने जो एक्शंस दिए हैं, सब कुछ किए हुए, सब प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हुए हैं, पर अगर मैंने बजट 350 का बनाया और अगर 400 रुपए का खर्चा हो गया, तो भाई मैंने कहां पे ना कहां पे तो गलत चीज की है ना कुछ, तब जाके मेरा बजट 350 का था और 400 रुपए का हो गया। तो 50 रुपए एडिशनल मैं कहां से लाऊंगा? समझा ये चीज आपको? तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी बहुत जरूरी है, और उसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग मतलब हर चीज के लिए तुम एक बजट बना लो पहले, हर चीज के लिए। जैसे दिवाली में जब तुम घर से बाहर निकलते हो शॉपिंग करने के लिए, पापा क्या बोलते हैं? बेटा 1,000 रुपया ही है, 1,000 रुपए में तुमको जो खरीदना हो खरीदो। अगर तुमको कोई 1,200 की चीज पसंद आई, क्या पापा 200 रुपए एडिशनल देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग का बजट कितने का था?
1000 का था। पर अगर मान लो तुम लोग ने कोई चीज 800 रुपए में ले ली, पापा ने 1000 रुपए, तो 200 रुपए तो तुम्हारा बचा तो गया ना, वो 200 रुपए अभी तुम्हारा, तुम यूटिलाइज कर सकते हो। तो तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, मतलब तुम लोग ने जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसीड, मतलब तुमने जो जहां पे किया था प्रॉपर वे में किया ना, तब जाके तुम्हारे पास 200 रुपए एडिशनली बचा ना। समझा ये चीज तुम लोग को बराबर से? तो इट्स रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग, मतलब मैं एक बजट बना रहा हूं और वो बजट के अंदर ही मेरे को खेलना है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा जो कंस्ट्रेंट है, जो मेरा मनी कंस्ट्रेंट है, मनी जो मेरा कंस्ट्रेंट है वो लिमिटेड है। अब वो लिमिटेड रिसोर्सेज को ही मेरे को पूरा का पूरा यूटिलाइज करना है, ठीक है। इट रिलेटेड टू सक्सेसफुल यूज ऑफ फंड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कॉस्ट ऑफ कितना इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। अगर मैंने जहां पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे रिटर्न से ज्यादा है, मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे रिटर्न से ज्यादा है, तो याद रखना मैंने जो डिसीजंस लिया वो बहुत गलत लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो, एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझते हैं, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, कितना किया आपने? 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट, ठीक है। मान लो ये 10 लाख रुपए आपने लोन के वे में लिया था। किससे लिया था आपने? लोन के वे में। इसका इंटरेस्ट रेट आ रहा है 10%, इसका इंटरेस्ट रेट क्या आ रहा है? 10%। तो इसका 10% कितना होगा? 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख रुपए, ठीक है। मतलब आपको इंटरेस्ट कितना देना है? 1 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट देना है। अब ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये इसको कंटिन्यू। ये 10 लाख रुपए मैंने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। कहां पे इन्वेस्ट किया? मैंने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, ठीक है। वो प्रॉपर्टी को मैंने रेंट पे चढ़ा दिया, वो प्रॉपर्टी को मैंने क्या किया? रेंट पे चढ़ा दिया। मतलब यहां पे दो चीज हो गई, मैंने लोन अरेंज, मैंने मनी को अरेंज किया, मनी को जो अरेंज किया वो किस वे में अरेंज किया? लोन के वे में अरेंज किया। और मैंने इसको यूटिलाइज कहां पे किया? प्रॉपर्टी परचेस करने में। इसको यूटिलाइज कहां पे किया? प्रॉपर्टी परचेस करने में। ये दो चीजें समझ गया, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजंस क्या किया था मैंने? जो 10 लाख रुपया था वो क्या किया? बोरो किया हुआ है, जिसके ऊपर मेरे को 10% इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट किसमें किया मैंने? इन्वेस्टमेंट किसमें किया? प्रॉपर्टी में किया। किसमें किया? प्रॉपर्टी में किया। अब यहां से मान लो ये प्रॉपर्टी को मैंने ना रेंट पे दिया है, मैंने कहां पे दिया है? रेंट पे दिया है, ठीक है। अब ये रेंट पे देने के बाद मेरे को ईयरली रेंट आ रहा है 80,000 रुपये। कितना आ रहा है? 80,000 रुपये। मेरा पे आउट कितना हर साल का? मेरा पे आउट कितना हर साल का? 10,000। तो जो 20,000 का गैप है वो मैं कहाँ से लाऊंगा? 20,000 रुपया मेरे को मेरे जेब से डालना पड़ेगा। मतलब ये 20,000 के लिए मेरे को वापस से कोई ना कोई लोन लेना पड़ेगा। पर उसको क्या मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा? नहीं, मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो जो मैं लोन ले रहा हूं वो तो इसको चुकाने के लिए ले रहा हूं ना मैं, वो तो मैं इसको चुकाने के लिए ले रहा हूं। ये चीज समझा? तो यहाँ पे मैंने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था मेरा गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि मेरा आउटवर्ड लायबिलिटी इज 1 लाख रुपीज, पर मेरा जो इनवर्ड आ रहा है वो कितना? 80,000 है। तो 20,000 का गैप है ना, 20,000 के लिए मैं वापस से लोन लूंगा। क्या वो मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा? कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो 20,000 जो मैं ले रहा हूँ किसके लिए ले रहा हूँ? इसको पे करने के लिए ले रहा हूँ ना। जो इन्वेस्ट हो गया, डिसीजन गलत हो गया। तो कभी भी याद रखना, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब भी आप इन्वेस्ट हो, तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल आरओसी ऑन कैपिटल हमेशा आपका ज़्यादा होना। तो आप रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होना चाहिए, इतना याद रखना। वरना याद रखना ये डिसीजन है ना, ये हमेशा एग्जाम्पल याद रखना, ये हमेशा एग्जाम्पल याद रखना। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हुआ है तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही है। अगर मान लो कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था वही गलत हो गया, ठीक है। अब ये दो चीज समझ गए आप? व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस? कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है? डील्स विद रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन, डील्स विद रेजिंग एंड and what are the two decisions which are basis for corporate finance? Two important decisions are financing decisions and second one is investment decisions, ठीक है। आपको ये चीज समझ गया? Now we will be moving on to the second question.
what are the different aspects covering the corporate finance, what decisions does the finance manager of the corporation has to deal with.